बारिश में भीगते हुए रोने का फायदा, आंसू मेरे किसी को दिखाई ना दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज के हमारे मेहमान एक राइटर, कलमनिस्ट, पोइट और एम्बेसडर ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन भी हैं। मैं बात कर रही हूँ नासिर बशीर साहब की। इस वक्त उनके घर में मौजूद हूँ और उनसे करते हैं बातें, जानते हैं उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आप सुनाइए? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, उर्दू अदब से इतना लगाव कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे है, यूँ समझिए कि मैं एक मछली हूँ। मछली हैं? और मछली कहाँ पैदा होती है? समुंदर में। तो बस यूँ समझिए मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ किताबें बहुत थी। मेरे अब्बा जी को किताबें पढ़ने का, किताबें जमा करने का बहुत शौक था। वो मुझे अभी यहाँ देख कर लग रहा है। ये तो उसका कोई 1% हिस्सा भी नहीं है। अच्छा। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब घर में ही लाइब्रेरी थी? जी, घर में इतनी किताबें थी कि महल्ले के लोग हमारे घर में किताबें पढ़ने आया करते थे। मेरे वालिद साहब यूनान चले गए थे, बहरी जहाज़ पे काम करते थे। तो वहाँ से वो पाकिस्तान के इल्मी, अदबी और इशाती इदारों को खतूत लिखा करते थे और पैसे भेज दिया करते थे और हमारे घर का एड्रेस दे देते थे। किताबें फिर हमारे घर आती थी जो हम संभाल के रखते थे। वालिद साहब जब 5-6 साल के बाद वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने किताबों का पूछा था। हम बच्चों का नहीं पूछा कि मेरे बच्चे कैसे हैं, किसकी किताबें पढ़ रहे हैं। किताबें मिली, फिर किताबें उन्होंने महफूज की कि ये किताबें आई थी मेरी। उन्होंने किताबें चेक की तो किताबें हमने बचपन से पढ़ी। और बल्कि अब्बा जी ये करते थे हमारे कि बड़े बड़े शायरों के मशहूर जो शेर थे वो कागज़ पे लिख देते थे हमें और कहते थे कि ये शेर मैं लिख रहा हूँ कागज़ पे और ये शाम को सुनूंगा दोबारा और ये भी पूछूंगा कि ये शेर किस शायर का है। और फिर जो जवाब दे पाता था हम सब बहन भाइयों में से उसको इनाम मिलता था। इनाम क्या होता था? चवन्नी होती थी या अठन्नी होती थी। और चवन्नी अठन्नी तो बहुत बड़ी बात थी। उसमें चवन्नी में 25 पैसे होते थे। 25 पैसे के 25 बिस्किट आते थे उस वक्त। और 8 आने के 50 बिस्किट आते थे। 1 रुपए के 100 बिस्किट आते थे। 30 रुपए के 3 बिस्किट। तो ये बात थी। तो वाले साहब शेर लिख के देते थे। मतलब मुझे कई शेर मुझे आज भी ऐसे हैं, याद है कि मैं याद करता हूँ कि वाले साहब ने वो छोटे होते ही जब हम 3री-4थी में पढ़ते थे तभी वो शेर हमने याद किए हुए। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इस तरह के शेर हमने बचपन में पढ़ लिए। और अब ये खुद हमें तो यूँ लगता है कि जैसे बस एक मछली की तरह ही बस पैदा हुए समुद्र में और अपने इल्म अपने पास देखा। और फिर इसका फ़ायदा ये हुआ फिर कि मैट्रिक में मैंने तय कर लिया था कि मैं लेक्चरार बनूंगा उर्दू का। अच्छा, उसी टाइम में? ये अजीब बात देखिए, ये बहुत कम होता है कि बच्चे इस तरह का तय कर लें पहले से। मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं लेक्चरार बनूंगा। उन्होंने कहा भाई ये मुश्किल काम होता है, ये हम कैसे तुम्हें बुलवाएंगे। मैंने कहा मैं लग जाऊंगा। उस टाइम तक आपकी उर्दू पे अच्छी वाली ग्रिप थी? जी ऐसा था। मैं स्कूल में जब था तो रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों में जाता था। अच्छा, क्या बात है। और आप हैरान होंगी, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान के जो प्रोग्राम थे वो लाइव हुआ करते थे। अच्छा सर, जैसे हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है लेकिन हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है हमारे पाकिस्तानियों को ये ज़ुबान नहायत कठिन लगती है, इसकी क्या वजह है? कठिन अब लगती है। अब लगती है, पहले नहीं थी। हालांकि मुझे लगता है तब की उस टाइम की उर्दू तो बहुत ही मुश्किल थी। पहले ज़्यादा मुश्किल थी और तब लोग ज़्यादा आसानी से बोलते थे। और अब ज़ुबान आसान है और अब लोग मुश्किल से बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से है कि शायद हमारी अपनी कोताही है। क्या? हम घरों में नहीं बोलते बच्चों से उर्दू। अब इतने आसान अल्फाज होते हैं जब हम बच्चों को बताते हैं या पूछते हैं अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटियों में, तो बच्चों को वो लफ्ज़ सुना ही नहीं होता कभी। लफ्ज़ ही नहीं सुना होता। और मैं हैरान होती हूँ ऐसे कौन से मतलब बच्चे, यानी ऐसे अल्फाज हैं कि कोई लफ्ज़ उर्दू का अगर हम बोल दें तो अभी मैंने एक गाना लगाया हुआ था अपनी गाड़ी में, अखियों के झरोकों से। इतना मशहूर गाना है। तो मेरे भाई की बेटी थी, उसमें छोटी बेटी थी, गाड़ी बैठी, कहती नाज़ी बाबा ये कौन सी ज़बान का गाना है? उसमें अखियों और झरोकों और हिंदी लफ्ज़ आ गए थे। उसने पूछा कौन सी ज़बान का गाना है ये? मैंने कहा उर्दू का ही है। इसमें बस पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, अखियों, झरोकों और बेशुमार लफ्ज़ थे, बरखा, पंघट, ऐसे लफ्ज़ थे। तो रुत, ये हिंदी लफ्ज़ है ये सारे। लेकिन यहाँ इस तरह इंडिया में इंडिया वालों ने, हिंदी वालों ने उर्दू को नुकसान पहुँचाया, इसी तरह हमने भी हिंदी को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ वो हुआ कैसे? यहाँ रेडियो पर हम गाने लिखते थे रेडियो पाकिस्तान में, तो वहाँ के प्रोड्यूसर हमें कहते थे कि गाना ऐसा लिखिए जिसमें हिंदी अल्फाज कम हो। मसलन ये रुत, ये पतझड़, ये बरखा, ये मेघा, ये लफ्ज़ ना हो।
अच्छा सर, कुछ ऐसे अल्फाज भी जो हमने अपने पुरखों से, बुजुर्गों ये से पुरखों सुने, में लफ्ज़ देखे। देखा ना, वही ना, तो वो हमने सुने तो हमारे माइंड में वो बैठ गए। जैसे मोहब्बत, हम लोग इस लफ्ज़ को मोहब्बत कहते हैं, हालांकि असल लफ्ज़ मोहब्बत है, ज़बर के साथ है, लेकिन अब तो हमारा दिल ही इस बात को तस्लीम करने को नहीं होता कि बेशुमार लफ्ज़ ऐसे हैं, बेशुमार लफ्ज़ ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं, आप मुंतज़िर बोलती हैं, मुंतज़र बोलते हैं, ठीक है। मुंतज़र का मतलब अलग होता है। क्या? मुंतज़र का मतलब होता है इंतजार करने वाला, मुंतज़िर। ओके। और ज़बर जब अगर लगाएंगे ज़ोए पे, इसका मतलब होता है जिसका इंतजार किया जाए। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज़ आप बोलते हैं मुखबिर, मुखबर। आप कहते हैं मुखबर है ये। मुखबर लफ्ज़ गलत है। मुखबिर होता है खबर देने वाला। अच्छा, लेकिन अब वही ना हमारे माइंड में बैठ गई ये लफ्ज़। मुखबर लफ्ज़ है जिसकी खबर दी जाए। अच्छा, मुखबर वो है, मतलब बिल्कुल जेर ज़बर से मायने उसका बदल गया। आपको मैं वाक़या सुना देता हूँ। नई बात, अखबार जब नया नया निकला तो इनका कोई डिनर था बड़ा, सही है, जब पूरी टीम थी वहाँ, तो ज़फ़र इकबाल साहब भी वहाँ मौजूद थे और बहुत सारे हमारे शायर थे, सुफ़िया बेदार भी थी, मुशिया एजाज भी थी। तो ज़फ़र इकबाल साहब जो आफ्ताब इकबाल के वालिद साहब हैं और बहुत बड़े शायर हैं, तो वो वहाँ उन्होंने कहा कि नासिर बशीर ए मेरी नौ है। वो आफ्ताब इकबाल की बेगम साहबा थी, नसरीन आफ्ताब। मैंने कहा ज़फ़र साहब बहुत चंगा किया, तुम्हें बुलवाता है इन्होंने, एक लफ्ज़ ठीक कराना है, मैंने इन्हों दे आफ्ताब इकबाल साहब का एक लफ्ज़ ठीक कराना मैं। तो कहते केड़ा लफ्ज़? मैं कहा वो हर बारी प्रोग्राम में कहते हैं कि मुखबर ने खबर दी है, मुखबर ने खबर दी। हाँ, मेरे मुखबर ने खबर दी है। मैंने कहा मुखबर का मतलब होता है जिसकी खबर दी जाए, मुखबिर होता है खबर लाने वाला। तो वो बहुत, ज़फ़र साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़िम जी। तो उनकी बेगम साहब ने कहा मैं उनको जाके बताऊंगी और वो जाके फिर इसको इस्लाह करेंगे इंशाल्लाह, और आपका नाम भी लेंगे। उन्होंने इस्लाह तो कर ली फिर अपने प्रोग्राम में, लेकिन नाम नहीं लिया। मेरा नाम नहीं लिया फिर उन्होंने इस्लाह कर लिया। वो अब आप देख लें, या तो मुखबिर लफ्ज़ बोलेंगे नहीं, या बोलेंगे तो फिर मुखबिर बोलते हैं फिर वो। और उन्होंने उसके बाद सिगमेंट ही खत्म कर दिया था वो। अच्छा, ये उन्होंने आफ्ताब इकबाल ने सिगमेंट ही खत्म कर दिया था। इस सब की क्या वजह लगती है आपको? बस उसे एहसास हुआ ना कि फिर भाई मैं तो लफ्ज़ गलत बोलता हूँ, लोगों को याद है कि पहले तो ये मुखबर कहता था और अब मुखबिर कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों में इतनी पॉपुलैरिटी है आपकी माशाल्लाह, तो उनकी करियर काउंसलिंग भी आप करते हैं? जी हाँ, ये भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ। ये आपको लगता है ना पाकिस्तान में हम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है ये वो सब? इसलिए कि माँ बाप को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है। माँ बाप को नहीं पता होता कि बच्चे को किधर जाना चाहिए। मेरे पास जो बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं ना, तो बच्चे फिर देखते हैं कि जब मैं उनके साथ हमदर्दी के साथ बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, तो फिर मुझसे वो पूछते हैं सर मैं सर आगे ये करना चाहता हूँ, या ये करूँ या क्या करूँ। फिर मैं उन्हें बस ये कहता हूँ कि तुम ये FA कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, FSC कर रहे हो, ये करके जब तुम 3rd में दाखिला लोगे तब भी मुझे मिल के जाना, मुझसे मशवरा करके करना है। बस मैं उनको ये एक अगली मंजिल दे देता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं जो वो नहीं बन सके वो उनकी औलाद बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, और बस मैं फिर कहता हूँ मुझे मिलना है, फिर वो BA कर लेते हैं, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि अब MA किस में करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये अगर सारे साजा ये करने लग जाएं हमदर्दी के साथ। मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा क्लास में उस्ताद नहीं हूँ, सिर्फ मैं 24 घंटे के लिए तुम्हारा उस्ताद हूँ। क्या बात। और ये कहता हूँ कि ये मेरा नंबर है, जब दिल चाहे कोई लफ्ज़ पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, और मुझे बच्चे रब्ता करते भी हैं। तो मैं अपने आप को ये भी कहता हूँ, सरेआम बरसरेआम कहता हूँ कि भाई मैं तो आपका नौकर हूँ क्लास में। टीचर मुझे कहते हैं यार ये क्यों बात करते हो, मैं कहा यार मैं सर्वेंट हूँ नहीं उनका। मैं कहता हूँ भाई मैं आपका नौकर हूँ। अच्छा, मैं कभी बैठा हूँ स्टाफ रूम में और क्लास में लेट हो जाऊँ, होता नहीं मैं, तो बच्चों को मैंने कह रखा है कि बेटा अगर मैं क्लास में ना आऊँ तो आपको हक हासिल है कि आप स्टाफ रूम से मुझे बुलाएं। आप कहें, सबके सामने कहें कि सर आपकी क्लास है, आप सब प्लीज़ चलें। मैंने कहा पहले तो मैं मौका ही तुम्हें नहीं दूंगा, और ये मौका कभी मैं देता भी नहीं मैं। अच्छा सर, जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है उनमें पेशेंस ही नहीं है, नाम ही नहीं है पेशेंस का, और मतलब वो अपने बस ठाट बाट दिखाते हैं और उस्ताद को तो समझते ही नहीं है। तो इस तरह की किसी आपको तालिब इल्म से कोई वास्ता पड़ा ना? ये बात ये है कि अगर आप सही मानों में उस्ताद हैं, उस्ताद दिखते हैं, उस्ताद लगते हैं, अपने आप को उस्ताद समझते हैं, और अगर बच्चों को कुछ देते भी हैं, अगर बच्चों को कुछ दे पाते हैं, तो फिर ये आपको मसला पेश नहीं आएगा, दरपेश नहीं होगा। फिर आपको, फिर आपकी इज्जत होगी। अब मैं गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और उसके बारे में बहुत बुरा इमेज था कभी, अब ऐसा नहीं है। वहाँ जाके देखें कि लोग, बच्चे कैसे, सब से बच्चे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और इज़्ज़त करने वाले, असातिज़ा का एहतराम करने वाले। और अब है ऐसी बात को कहीं होगी
तो मैंने मिसालें मैं जानता हूँ, मेरे करीब ही बहुत मिसालें मिल जाती हैं ऐसी। मसलन एक बार एक टीचर ने बच्चों को कहा कि भाई तुम्हारा परसों टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं, टेस्ट होगा तुम्हारा। वो ऊपर से ऑर्डर आया था प्रिंसिपल साहब की तरफ से कि इनका टेस्ट ले बच्चों का। तो टीचर ने जाके कह दिया कि परसों टेस्ट होगा आपका। तो बच्चे खड़े हो गए, नाराज़ हो गए कि सर हमने नहीं टेस्ट देना, हम टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा सर आपने पढ़ाया तो है नहीं, सिलेबस तो पढ़ाया नहीं आपने कुछ भी नहीं किया, कहाँ से नहीं लिया आपने, टेस्ट के लिए आप आ गए हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ाया हुआ हो बच्चों को, अगर आपने कुछ दिया हुआ है, तो फिर आप उनसे वापस वसूल कुछ कर भी सकते हैं। मतलब अपनी तरफ से आपका 100% होना चाहिए। पहले आप अपना काम करें तो फिर आप दूसरे को रखें, ठीक है ना, ये बात है। तो दो तरफा मामला है ये उस्ताद शागिर्द का। और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो अकेली हो, हर चीज़ दो हैं। उस्ताद है तो शागिर्द भी है, शागिर्द है तो उस्ताद भी है। और दो ये ऐसी मशीनरी आप देखिए, मशीन गाड़ी में, बसों में, ट्रेनों में, मोटरसाइकिल में और फैक्ट्रियों में मशीन होती है। मशीन के वो जो दंदाने बने होते हैं, दंदाने, वो दंदाने खाली नहीं कभी चलते, वो दूसरे दंदाने से मिलके ही चलते हैं। तो फिर ये मिलेंगे तो चलेंगे, ठीक है ना, तो फिर मशीनें घूमती है। तो ये कोई भी चीज़ है, अब मैं अकेला थोड़ी बोल सकता था यहाँ, जब तक आप मेरे सामने ना बैठी होती, या आप किससे सवाल करती हैं, दीवारों से सवाल करती। तो ये हमेशा सिवाय खुदा के, खुदा बस एक है, बस एक, वही वाहिद है सिर्फ, बस। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सिंगल हो। हत्ता कि जो जिंदा चीज़ें हैं ना, उनकी तो मुतज़ाद चीज़ें मौजूद हैं। हत्ता के ख्यालात भी मुतज़ाद मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये रात है, ये दिन है, ये नेकी है, जोड़ा है दूसरे का, लेकिन अल्लाह का जोड़ा नहीं, ख्यालात का भी जोड़ा है, बस अल्लाह का जोड़ा नहीं है, बस अल्लाह एक है, बस, ठीक है ना। तो ये मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को अगर आपने पहचानना है तो हमेशा जोड़े से पहचानेंगे, उसकी मुतज़ाद से पहचानेंगे, मुतज़ाद से। कि मैं अगर आपने मुझे पहचानना है तो फिर देखें मेरे शागिर्द कहाँ पहुँचे हैं, मेरे शागिर्द कैसे हैं। अगर आप बाप हैं तो फिर आप देखें इसके बच्चे कैसे हैं। नाज़रीन, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, डोंट गो एनीवेयर। यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज के हमारे मेहमान हैं नासिर बशीर साहब। सर, क्योंकि आप एक पोइट भी हैं माशाल्लाह, तो आपका सुना है कि एक नज़म आपके सिलेबस में भी शामिल है, वो क्या नज़म है? जी, मैट्रिक में एक नज़म शामिल है। आपको याद होगा कि साने पेशावर हुआ था APS का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। तो उन दोनों एक सरासीमगी फैल गई थी, एक खौफ फैल गया था बच्चों में, बच्चे डर गए थे। माँ बाप ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, रोक दिया था कि बच्चों को स्कूल हम नहीं भेजते, अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं भेज रहे। और बच्चे भी खौफज़दा कुछ हो गए थे। तो उस सूरत हाल में हमारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि हमारी मैट्रिक की तक की किताबों में कुछ नज़में शामिल की जाएँ, कुछ कहानियाँ शामिल की जाएँ ऐसी जो बच्चे पढ़ें तो उससे उनमें बेखौफी पैदा हो। हमारे बच्चे पहले ही माशाल्लाह बेखौफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ें, उनका जो अगर ज़रा सा भी कोई 10% भी हिस्सा है ये भी ख़त्म हो जाए। तो उस ज़माने में फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड से मुझसे रब्ता किया गया और कहा गया कि हमें एक ऐसी नज़म चाहिए। तो मुझे मैंने कहा कब चाहिए? कहते हमें आज ही मिल जाए। मैंने कहा फिर आप यूँ करें, मुझे अभी मेरे घर से उठवा लें। उन्होंने गाड़ी भिजवाई, मुझे घर से ले गए और वहाँ गया तो वहाँ एक डायरेक्टर साहबा थी, शाहिदा जावेद साहबा, प्रोफेसर थी वो, तो वो थी डायरेक्टर। तो मैंने कहा मुझे बस एक कमरे में आप बंद कर दें और चाय फराहम करती रहें हर 15 मिनट बाद, और सिगरेट की डब्बियाँ 2 मुझे ज़रा दे दें बस। अच्छा, उससे आमद आती रहेगी बस। और मैं गया और मेरी वो सिगरेट की डब्बियाँ अभी खाली भी नहीं हुई थी, जल्दी से मैं नज़म लिख ली फ़ौरन। और जब सुनाई तो उनको बहुत पसंद आई कि ये तो बिल्कुल हस्बे हाल है, जो हम चाहते थे, जैसी नज़म चाहते थे वैसी नज़म लिखी गई। अगर हमारे नाज़रीन को भी आप सुनाएं तो। जी, वो नज़म शामिल है, मैट्रिक की किताब में नज़म शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और आप हैरान होंगे, मेरे चारों बच्चों ने ये नज़म पढ़ी है। अब आखिरी बच्ची पेपर दे रही मैट्रिक के, तो उसने भी नज़म पढ़ी है। तो ये एक तारीखी बात इस तरह हो जाती है। तो मेरे लिए तो ऑनर की बात है। नज़म के शेर है, पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, इसका उन्वान है बहादुर बच्चे। बहादुर बच्चे, सही। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। दरिया में तो ज्ञानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है। दरिया में तो ज्ञानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी। देखिए, मैंने लफ्ज़ वो इस्तेमाल किए हैं ताकि बच्चे कुछ लफ्ज़ भी सीख लें इसमें। मंझधार लफ्ज़ आ गया इसमें, तुग़यानी आ गया, इठलाना, अब ये मुश्किल लफ्ज़ है ज़रा।
कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, फसले बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें। सहने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, सहने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, इसका एक एक सहरा आखिर करना है गुलजार हमें। हम आंखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, हम आंखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। क्या बात है। मंजिल पर पहुंचेंगे एक दिन वही क़याम करेंगे हम, मकता है ये। मंजिल पर पहुंचेंगे एक दिन वही क़याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। क्या बात है। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। सर, नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहते हो, जो आपको लगता हो कि वक्त की ज़रूरत है? बस नौजवान नस्ल को, उंगलियों से तो बहुत काम ले रही है नौजवान नस्ल, हमारी उंगलियों से बहुत काम ले रही है, अपनी आंखों से भी काम ले ले थोड़ा सा, यानी पढ़ना शुरू कर दे। आंखें जो है ना वो अगर लफ्ज़ों पे मरकूज़ रखें, वो लफ्ज़ों पे, तो मैं समझता हूँ लफ्ज़ों से मोहब्बत पैदा करें, किताब पढ़ लें। हमें तो ये सिखाया गया था बचपन में कि कागज़ का कोई टुकड़ा, रद्दी का टुकड़ा मिल जाए ना ज़मीन पे पड़ा हुआ, तो वो भी पढ़ लें। अगर किसी कागज़ में रोटियां हम लेके आते थे, अखबार था कोई, तो वो अखबार भी हम देख लेते थे बाद में कि देखें इसमें क्या छपा हुआ है। सेम। और ये आपने कहा नौजवानों को के लिए कोई पैगाम कोई, तो मैं तो तब मैं नौजवान तो नहीं था, लड़कपन में था या छोटा था, बचपन में कह लें, तो आप हैरान होंगे कि मैं बचपन ही में मैंने बहुत सी बातें अपने अंदर ही अपनी पहचान ली कि मेरे अंदर शायर भी है, मेरे अंदर सहाफ़ी भी मौजूद है। मैंने इसे अपना सहाफ़ी कैसे निकाला, कैसे पहचाना? कैसे? मैं था 6ठी-7वीं का स्टूडेंट था तब, मुझे याद है। तो हम फुटबॉल खेल रहे थे ग्राउंड में मुल्तान में, गर्मी के दिन थे, मई के जून के, छुट्टियां अभी गर्मी की नहीं हुई थी अभी। अच्छा। तो मेरे साथ जो लड़का खेला था फुटबॉल, एक में मेरा क्लास फेलो, वो फुटबॉल खेलते खेलते गर्मी उसको इतनी लगी कि वो बेहोश हो गया, फिर वो मर गया। अब ये वाकया जब हुआ तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और सीधा मुल्तान में एक अखबार निकलता था, तो मैं उसके दफ्तर में गया, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैंने उन्हें बताई, मैंने कागज़ पे लिख के ले गया था। मैंने कहा सर ये खबर के लाया हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल था ये खबर चूँकि इसमें इंतकाल की खबर है और वो इस पर वो कहेंगे ये बहुत बुरी खबर लाया लड़का, लेकिन उन्होंने जब खबर पढ़ी मेरी कि ये लड़का फुटबॉल खेलते इस तरह से फौत हो गया और गर्मी शदीद है और ये सारा, तो आपस में उन्होंने बात की मेरी खबर पढ़ के, कहते हैं यार ये लड़का अच्छी खबर लेके आया, ये तो यार बहुत अच्छी खबर लेके आया। ये तो मैं हैरान हो बैठा, ये कह रहे हैं बहुत अच्छी खबर, मैं तो बुरी खबर लाया हूँ, ये अच्छी कह रहे हैं। मुझे फिर एहसास हुआ कि खबरियत क्या होती है, खबर क्या होती है। यानी मेरे अंदर के जो था ना वो सहाफ़ी वो जाग गया, मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर एक सहाफ़ी भी मौजूद है। मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे पता, अगर अगले दिन पे वो खबर उन्होंने 3 कलमी खबर लगाई, 3 कलमी, और उन्होंने कहा मेरे सामने कहा कि इसको 3 कलमी बनाओ यार, इसको बनाओ, सुर्खी बनाओ उसकी। और फिर रिवर्सें भी बनाई उन्होंने, सुर्खी भी बनाई, 3 रिवर्सें होती, ब्लैक, एक खबर ब्लैक, एक वाइट होती, इसको रिवर्स कहते थे। ओके जी, मुझे लेकिन वो सहाफ़ी बना गया। इसी तरह एक और वाकया, फिर कोई 8वीं में होगा मैं, तो 8वीं की बात ही है, तो उन्हीं दिनों ना अदाकार वहीद मुराद का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद साहब की कैंटीन थी सिनेमा में, इंतकाल हुआ वहीद मुराद का, तो उस सिनेमा में वहीद मुराद की फिल्म लगा दी गई, अफशां। उसमें गाना था खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, सुना होगा आपने मेहदी हसन का गाना। तो जब ये गाना चला उस फिल्म में, तो गैलरी में एक साहब आए थे वहीद मुराद के फ़ैन, मद्दाह थे बहुत बड़े, उनके पास इतना बड़ा थैला था और उसमें सिक्के भरे हुए थे बहुत सारे, चवनियाँ ठनियाँ, ये सिक्के थे। जब वो गाना चला तो उन्होंने सिक्के उठा के यूं हाल में फेंकना शुरू कर दिए और लोग उठा रहे हैं सारे सिक्के खुशी से, और मैं देख रहा था कि ये क्या मंजर है। मुझे अजीब लगा, मुझे लगा कि इसमें खबरियत है। मैंने ये कागज़ में फिर ये खबर लिखी, उनके पास ले गया खबर में अपनी छोटी सी बना के, ये कि जी वहीद मुराद के चाहने वाले ने सिनेमा में उनके गाने जब लगे तो सिक्के फेंके, ये वो भी उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत सी खबर लाया अभी तुम। बस मैं गया, मैं देखना चाहता था कि क्या रिस्पांस देते हैं, और उन्होंने वाकई सोचा कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि इवेंट भी था, ताज़ा इंतकाल हुआ था वहीद मुराद का। तो ये इसी चीज़ का नाम है कि सहाफ़त, इसी चीज़ का नाम है कि जब कोई वाकया होता है तभी वो खबर बनती है। अगर एक्सीडेंट आज हो रहा है और खबर आप 6 दिन बाद लगा रहे हैं तो फिर तो खबर नहीं हुई। खबर का मजा तो तभी है ना, खबर का रोज की बात। अच्छा, आपने लिखा छोटे से घर में भी, क्या सोचकर लिखा? क्योंकि हम रहते छोटे से घर में थे, जहाँ मैं रहता था वहाँ सबके छोटे छोटे मकान थे। मैंने अपना घर देखा, 1-1.5 मरले का मकान होगा हमारा,
जिसमें हम रहते थे। 1.5 कमरे का मकान था, 1.5 कमरे का, जिसमें हम 6 बहन भाई और वालिद साहब भी रहते थे। वालिद साहब यूनान से आए थे, फिर भी वहीं रहे वो। अच्छा, इसी तरह फिर मेरे नाना नानी का मकान था, वो भी इस तरह था, कोई 1.5 मरले का होगा, लेकिन वो ऊपर नीचे बना हुआ था, छोटे छोटे कमरे, और उसमें जनाब कुछ 4 5 6 फैमिलियाँ। और फिर सिर्फ वो नहीं रहते थे, सारे लोग वहाँ इसी तरह रहते थे। पहले लोग इसी तरह रहते थे। ये अब लोगों को एहसास, तब लोगों को ये एहसास नहीं होता था कि कोई बड़े बड़े मकान बनाए जाएं, प्लाट खरीदे जाएं, तब ये नहीं था लोगों को। अब तो बड़े मकान में भी बड़ा सारा कमरा एक बंदे के लिए होता है। अब इस तरह का है, तो अब इस तरह पे लोग अकेले ही हो गए हैं। एक तो हमें इस तरह सोशल मीडिया ने अकेला कर दिया है, नाम इसका सोशल है सोशल मीडिया, कि ये जोड़ता है, लेकिन जोड़ता नहीं है, लोगों को दूर किया वैसे ने। अब यहाँ भी अगर मैं बैठा हूँ, मेरी बेगम यहाँ बैठी होगी, बच्चे मेरे यहाँ बैठे होंगे लादा से सोफे पे और अपने मोबाइल पे हैं, हम इकट्ठे होके भी अलग हैं, ठीक है ना, अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। बस वो व्हाट्सएप पे एक फैमिली ग्रुप है, उसमें हम इकट्ठे हैं, वैसे व्हाट्सएप पे हम आपस में व्हाट्सएप पे कई बार मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मुझे चाय चाहिए होती है, मैं फिर व्हाट्सएप पे पैगाम कर देता हूँ कि चाय ले आओ कोई मेरे लिए, या कोई ये टैंकी चला दो, मोटर चला दो पानी की, पानी फंस गया खत्म हो गया तो मैं कह दूँ मोटर चला दो, तो वो बटन दबा देंगे ऊपर से, या कोई काम है अगर है तो। ये तन्हाई कर दिया इसने हमें, नई चीज़ों ने। आपने कौन कौन से ममालिक का दौरा किया? जी, सबसे पहले तो मैं गया था सन 2000 में नॉर्वे जी, और सबसे हसीन मुल्क है वो यूरोप का। तो जाना कैसे हुआ आपका वहाँ? वहाँ मेरे दोस्त एक रहते हैं जमशेद मसरूर साहब, अब भी वहीं है वो, और उन्होंने बनाई हुई है एशियन आर्ट्स काउंसिल। अच्छा। तो वो उसके तहत मुशायरे करते थे हर साल वहाँ, और पाकिस्तान से शायरों को बुलाते थे। अच्छा, वहाँ जो नॉर्वेजियन जो हुकूमत है वो लोग मुकामी लोगों को पैसा फराहम करती है, ग्रांट देती है कि आप कल्चरल एक्टिविटीज करें। क्या बात, मतलब वहाँ दंगल करवाएं, पहलवानों के, गुलकारों के प्रोग्राम कराएं, अदाकारी के मुकाबले करवाएं, मुशायरे करवाएं। तो इस तरह मैं गया था जमशेद मसरूर साहब के पास। अच्छा, मैंने ना ये 3 मुल्कों का सफ़र किया है, इंडिया का भी, सऊदी अरब का भी और नॉर्वे का भी। इंडिया में कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों को मुहब्बे वतन बनाना चाहते हैं ना, कबूल वतनी जज्बा देना चाहते हैं लोगों को, तो फिर एक बार उसके 1 हफ्ते के लिए इंडिया ज़रूर भेज दें। इंडिया में जो मुसलमानों की जो हालत ज़ार है वो नहीं हम देख सकते। आप हैरान होंगे कि दिल्ली उनका दारुल हुकूमत है, देखें दारुल हुकूमत है, लेकिन इतना बदसूरत है दिल्ली कि वहाँ फुटपाथों पे मुसलमान फैमिलीज़, मियाँ बीवी, बच्चे बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ उनकी फुटपाथों पे पर्दे लगा के वहाँ रहते हैं रात को, और वहीं रिक्शा रखा होता है उन्होंने, साइकिल रिक्शा होता है, वहीं बांधा होता है, रात को वहीं वो सोते हैं बेचारे। ऐसा सलूक वहाँ हो रहा है हमारे गुर्बत की वजह से, देखें यार। और फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि तो फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं पाकिस्तान बैठा हुआ हूँ कि हम इतने अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं। हम बहुत बुरी हालत है वहाँ मुसलमानों की। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को मुहब्बे वतन बताना है तो इंडिया भेज दें, और अगर किसी को अच्छा शहरी बनाना है तो उसको एक बार यूरोप जरूर भेजें 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि छोटी सी गली पार करनी हो ना, 25 फुट की गली, तो उसके लिए भी इशारा लगा हुआ है। पैदल के लिए, वहाँ पैदल के लिए फिर यूं हाथ बना हुआ लाल आ जाएगा, तो मैंने अभी नहीं जा सकता, मैं रुक जाओ, ग्रीन आएगा ना मेरे उस गली में ग्रीन, तो फिर मैं गली का करूँगा। क्योंकि वहाँ तो ये है, मैंने कहा मुझे क्यों रोका आपने, मेरे दोस्त के साथ क्यों रोका? कहते भाई अगर आप ये लाल बत्ती पे यूं करके चले जा रहे हैं और कोई गाड़ी वाला आकर मार जाए आपको कोई, तो कहते फिर आपको पता क्या होगा, जुर्माना फिर आपको होगा। क्यों गलत आप है, क्यों गलत? कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जुर्माना आपको होना है, यहाँ उसको नहीं होगा। हाँ, अगर ग्रीन पे आप चले गए और किसी ने मार दिया फिर जुर्माना उसको होगा, फिर मुकदमा उसके खिलाफ होगा। नाज़रीन, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सर, एक सवाल जो मैं सबसे करती हूँ आपसे भी करना चाहूँगी, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी, फिर वही बात कहूँगा, ज़िंदगी एक तसलसल का नाम है और मुसलसल मेहनत का नाम है। मुसलसल मेहनत का, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। ज़िंदगी मोहब्बत मांगती है, और मोहब्बत ये है कि आप मेहनत करें। अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी हैं, ये आपको हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, हाथों से काम करना है, पाँव दिए तो चलना है, आंखें दिए तो आंखों से देखना है, अपने कान दिए तो सुनना है, सारे जितने आज़ा अल्लाह ताला दिए इनको इस्तेमाल करना है आपने, सुस्त नहीं बैठ जाना आपने। तो हरकत का नाम ज़िंदगी है। अच्छा, आपने काम के हवाले से इतनी खूबसूरत बातें की, मुझे बताएं कभी लाइफ में आप डीमोटिवेट हुए हैं? कभी आपको लगो कि यार बस ख़त्म कर दो ये सब? नहीं, ऐसा तो नहीं, ख़त्म करने वाला तो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला ख़त्म करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने कायनात पैदा की है, ख़त्म भी वही कभी करेगा कभी, ठीक है ना। मुझे हमारे एक शायर थे मुल्तान में, अब भी ज़िंदा हैं माशाल्लाह, 80 से ऊपर के पेटे में हैं इस पर, वो असम अंसारी साहब, उनका शेर है
कभी शोरे क़यामत गोशे इंसान तक भी पहुँचेगा, कोई सैयारा बदलेगा मदारा आहिस्ता आहिस्ता। क्या तो बात हम है। डीमोटिवेट नहीं हो सकते जब तक कि कहकहा मौजूद है, जब तक यहाँ मुस्कुराहट मौजूद है, जब तक फूल मौजूद हैं, बहार मौजूद है और सुबह सूरज निकलता है, सुबह किरणें आती हैं, तो फिर ये उम्मीद मौजूद है। सर आपने इतनी गज़लें लिखी, आपकी खुद की पसंदीदा वाली कौन सी है? चलिए मैं एक गज़ल के चंद शेर सुना देता हूँ, शायद आपको भी पसंद आए। अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊँगा, अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊँगा, तेरे मकान का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। क्या बात है। अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। मैं आज आंख से टपका हूँ और खाक पे हूँ, मैं आज आंख से टपका हूँ और खाक पे हूँ, कल आसमान पे जाऊंगा, जगमगाऊंगा। क्या बात है, क्या कमाल। मैं आज आंख से टपका हूँ और खाक पे हूँ, कल आसमान पे जाऊंगा, जगमगाऊंगा। जरा सी देर रहूंगा तुम्हारी महफिल में, जरा सी देर रहूंगा तुम्हारी महफिल में, फिर अपने जैसे ही लोगों में लौट जाऊंगा। क्या बात है, क्या कहने। मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊंगा। मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊंगा। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, नहीं पीऊंगा तो कुछ और डगमगाऊंगा। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, नहीं पीऊंगा तो कुछ और डगमगाऊंगा। मैं चुपके चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, मैं चुपके चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, गली में निकलूंगा आवाज भी लगाऊंगा। मैं चुपके चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, गली में निकलूंगा आवाज भी लगाऊंगा। और मक्ता देखिए, मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, सो अपने वास्ते सहरा भी खुद बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, सो अपने वास्ते सहरा भी खुद बनाऊंगा। अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊंगा, तेरे मकान का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। क्या बात है, बहुत ही कमाल की। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी कि गज़ल आपको पसंद आ गई। आपको कोई ऐसी नसीहत याद है जो किसी ने आपको की हो? बहुत से लोगों ने बातें मुझे सिखाई हैं, बहुत से लोगों से मैंने सीखी। अब मैं देख रहा हूँ कि किस से मैंने क्या सीखा। किसी ने कोई अमल करके दिखा दिया मुझे, वो नसीहत का ही पहलू था। किसी ने लफ्ज़ों में बात कर दी कि यार ये क्या करो। एक हमारे उस्ताद थे मुल्तान में, डॉक्टर असद अरीब साहब, उन्होंने नसीहत अमली तौर पे की थी। अच्छा। जब मैं बीए में था, थर्ड ईयर में, तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे को उर्दू ज़ुबान का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, इसकी लिखाई भी अच्छी है। तो उन्होंने मुझे एक लुगत उर्दू की, नसीमुल लुगात, क्या बात है, वो तोहफ़तन दी और उस पर लिखा था अजीज़म नासिर बशीर राठौर के लिए जो मेरे लायक शागिर्द हैं। तो वो लुगत मेरे पास बहुत अरसा पड़ी रही। फिर गलबन मैंने अपने किसी अजीज़ को दे दी कि उनको ज़रूरत थी, तो मैं चाहता था कि मैं भी ये अपना ये जो चिराग से चिराग जलता रहे, मुस्तफ़ीद होते रहे लोग। मुस्तफ़ीद होते रहें लोग। तो ये मेरे असद अरीब साहब ने मुझे यूँ समझिए एक किताब दे के, एक लुगत दे के ये नसीहत की थी कि लफ्ज़ों से प्यार करते रहना। तो मैं लफ्ज़ों से भी प्यार करता हूँ और इंसानों से भी प्यार करता हूँ, और क्योंकि लफ्ज़ इंसानों ही के काम आते हैं, और ये जो लफ्ज़ होते हैं ये इंसानों को ज़ख्मी भी कर सकते हैं, इंसानों को कत्ल भी कर सकते हैं, इंसानों के ज़ख्मों पे मरहम भी रख सकते हैं, इंसानों के लिए फूल भी होते हैं। तो जिसको लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही आ गया, बस समझे फिर वो ज़िंदगी में फिर कुछ पा गया। फिर वो ये है। तो ये नसीहत थी जो मुझे याद रही है, अमली नसीहत।
ऑलराइट नाज़रीन, तो रुखसत कलाम का वक्त है। मैं इल्तमास करती हूँ सर आपसे कि आप अपने ताज़ा कलाम में से कुछ इनायत फरमाएं। जी, आपने अच्छी रुखसत कलाम की बात की है और ताज़ा कलाम की बात की है। मुकालमा हमारा इख्तिताम को पहुँचा है, तो एक गज़ल मैं पेश करता हूँ मैं आपके नाज़रीन के लिए और आपके लिए। सुनिए। हिजर की शाम भी नहीं, हाथ में जाम भी नहीं। हिजर की शाम भी नहीं, हाथ में जाम भी नहीं। दिल का अजीब हाल है, लब पे वो नाम भी नहीं। जाम उठा लिया कभी, जाम गिरा दिया कभी। जाम उठा लिया कभी, जाम गिरा दिया कभी। साकिए कज अदा के हम ऐसे गुलाम भी नहीं। जाम उठा लिया कभी, जाम गिरा दिया कभी। साकिए कज अदा के हम ऐसे गुलाम भी नहीं। इतना रकीब से न डर, कासिदे खुश खबर ठहर। इतना रकीब से न डर, कासिदे खुश खबर ठहर। उसके लिए प्याम है, हमसे कलाम भी नहीं। इतना रकीब से न डर, कासिदे खुश खबर ठहर। उसके लिए प्याम है, हमसे कलाम भी नहीं। अच्छी नमाज इश्क है, सजदे में बस पड़े रहो। अच्छी नमाज इश्क है, सजदे में बस पड़े रहो। इसमें रुकू भी नहीं, इसमें क़याम भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अपनी ही जिद पे अड़ गए, खुद से भी हम बिछड़ गए। अपनी ही जिद पे अड़ गए, खुद से भी हम बिछड़ गए। हमने चुना बतौर ख़ास रास्ता जो आम भी नहीं। अपनी ही जिद पे अड़ गए, खुद से भी हम बिछड़ गए। हमने चुना बतौर ख़ास रास्ता जो आम भी नहीं। और शेर देखिए, पूछना दिल की बेबसी, रोने लगी है ज़िंदगी। पूछना दिल की बेबसी, रोने लगी है ज़िंदगी। चीज़ पसंद आ गई, जेब में दाम भी नहीं। और आखिरी शेर है, तेरा ये रूप आरज़ी जैसे ये धूप आरज़ी। क्या बात है। तेरा ये रूप आरज़ी जैसे ये धूप आरज़ी। हुस्न की बात क्या करे जिसको दवाम भी नहीं। हुस्न की बात क्या करें जिसको दवाम भी नहीं। हिजर की शाम भी नहीं, हाथ में जाम भी नहीं। दिल का अजीब हाल है, लब पे वो नाम भी नहीं। क्या बात है, कमाल कमाल। सर आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, अपनी बात कहने का, अपना कलाम सुनाने का, और आपके नाज़रीन से हम कलाम होने का मुझे मौका मिला आज। आपका बहुत शुक्रिया सर। ऑलराइट व्यूअर्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.